नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी साइंटिफिक जासूसी कहानी में चलते हैं जो हजारों साल पुरानी है। हम केमिस्ट्री के सबसे बड़े राज यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कोड को क्रैक करने वाले हैं। और हाँ, फुल मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आईआईटी फाउंडेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये दुनिया बनी किस चीज से है? ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों तक बड़े से बड़े दिमागों को चकराया है। पत्थर से लेकर पानी तक और हवा से लेकर हम तक सब कुछ किस चीज से बना है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर लोग एक ही नतीजे पर पहुंचे। यहाँ इंडिया में महर्षि कणाद ने कहा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में एक परमाणु बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और लगभग उसी दौर में ग्रीस में डेमोक्रिटस ने भी ठीक यही कहा और उस कण को एटम का नाम दिया, जिसका मतलब ही होता है इनडिविजिबल यानी अविभाज्य। गजब है ना? लेकिन ये सब सिर्फ फिलॉसफी थी, सिर्फ विचार थे। असली जासूसी शुरू हुई एक्सपेरिमेंट से, जहां दो बड़े नियम एटम्स की दुनिया के पहले पक्के सबूत बने। पहला नियम और एग्जाम का फेवरेट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो मास ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। जितना मास रिएक्शन से पहले था, ठीक उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा। कुछ भी गायब नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। अब आते हैं दूसरे सुराग पर। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को दिखाता है। जैसे पानी H2O है, उसमें हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 ही होता है। चाहे वो पानी नदी का हो, समंदर का हो या लैबोरेटरी में बना हो, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा 14:3 रहता है। ये फिक्स्ड है। और इसी बात को जोसेफ प्राउस ने अपने शब्दों में कितनी खूबसूरती से कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स हमेशा एक निश्चित अनुपात में यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही मौजूद होते हैं। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि कंपाउंड्स मनमाने ढंग से नहीं बनते, उनका एक फिक्स रेसिपी होता है। तो अब सवाल ये है कि इन दो बड़ी सुरागों को जोड़कर पूरी तस्वीर किसने बनाई? यहाँ एंट्री होती है जॉन डाल्टन की, जिन्होंने पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी पेश की। ये हैं जॉन डाल्टन। उनकी कहानी बहुत प्रेरणा देती है। एक गरीब बुनकर के परिवार में जन्मे डाल्टन ने सिर्फ 12 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था। सोचिए, अपनी लगन से वो एक महान साइंटिस्ट बने जिन्होंने पदार्थ की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये है उनकी थ्योरी के मुख्य पोस्टुलेट्स। ये मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव है और एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सारी चीजें एटम्स से बनी हैं। एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, एटम्स छोटे होल नंबर रेशियोज में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। यही आखिरी पॉइंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। चलिए, अब जब थ्योरी बन गई है तो वक्त है इस सस्पेक्ट यानी एटम की प्रोफाइल तैयार करने का। एटम की पहचान क्या है? उसका वजन कितना है? आइए पता लगाते हैं। हर एलिमेंट की एक यूनिक पहचान होती है, उसका सिंबल। ये सिंबल IUPAC नाम की संस्था अप्रूव करती है। ज्यादातर सिंबल इंग्लिश नाम के पहले एक या दो अक्षरों से बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, लेकिन कुछ लैटिन नामों से लिए गए हैं, जैसे आयरन के लिए Fe जो फेरम से आया और सोडियम के लिए Na जो नेट्रियम से आया। एक रोल हमेशा याद रखें, पहला लेटर हमेशा कैपिटल और दूसरा हमेशा स्मॉल होता है। जैसे AL लिखना है, AL नहीं। ठीक है, सिंबल तो मिल गया, लेकिन एक ऐसी चीज को तौला कैसे जाए जिसे हम देख भी नहीं सकते? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत ही होशियारी भरा हल निकाला। उन्होंने एक रिलेटिव स्केल बनाया। 1961 में पूरी दुनिया ने कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड मान लिया। फिर एक एटॉमिक मास यूनिट या U को कार्बन 12 एटम के मास के ठीक 1/12 हिस्से के बराबर डिफाइन किया गया। अब बाकी सभी एटम्स को इसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके तौला जाता है। इसे समझने के लिए तरबूज का ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए सोचते हैं। मान लीजिए एक तरबूज एक कार्बन 12 एटम है जिसका मास 12 यूनिट है। हमने उसे 12 बराबर टुकड़ों में काट दिया। अब
एक टुकड़े का जो मास है वो हमारा स्टैंडर्ड बन गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम दूसरे फलों को इस एक टुकड़े से तुलना करके आराम से तोल सकते हैं। ब्रिलियंट है ना? अब ये समझना जरूरी है कि एटम्स अकेले नहीं रहते, वो टीम्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, और यही ग्रुप्स वो सब कुछ बनाते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? देखिए, एटम किसी भी चीज का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे ऑक्सीजन का एक एटम यानी O। लेकिन मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो आजाद रह सकता है, जैसे ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल यानी O2, जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स एक साथ जुड़े होते हैं। एटम्स के ग्रुप्स का एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है आयंस। ये ऐसे एटम्स या एटम ग्रुप्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन। बहुत सारे कंपाउंड्स इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के जुड़ने से बनते हैं। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अब हम केमिस्ट्री की भाषा सीखेंगे, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो एग्जाम में पक्का काम आएगी। फॉर्मूला लिखने के लिए हमें वैलेंसी समझनी होगी। वैलेंसी किसी भी एटम की जुड़ने की शक्ति या कंबाइनिंग पावर है। इसे एटम के हाथ या आर्म्स की तरह सोचा जा सकता है। ये वैलेंसी ही डिसाइड करती है कि कौन सा एटम किसके साथ और कैसे रिएक्ट करेगा। इसको मास्टर कर लिया तो केमिकल रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करना मुमकिन हो जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम आयन Mg2+ है जिसकी वैलेंसी 2 है, और क्लोराइड आयन Cl- जिसकी वैलेंसी 1 है। अब हम इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी जो 2 है वो क्लोराइड के पास चली जाएगी, और क्लोराइड की वैलेंसी जो 1 है वो मैग्नीशियम के पास। और ये देखिए, फॉर्मूला बन गया MgCl2। इससे साफ पता चलता है कि एक मैग्नीशियम एटम 2 क्लोराइड एटम से जुड़ता है। सिंपल, क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला लिखना बहुत आसान हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ एल्यूमिनियम Al3+ की वैलेंसी है 3 और ऑक्साइड O2- की वैलेंसी है 2। जरा सोचिए क्रिस क्रॉस मेथड से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बिल्कुल सही, फॉर्मूला है Al2O3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 ऑक्साइड के पास गई और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 एल्यूमिनियम के पास। इस तरह चार्जेस बैलेंस हो गए और एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। देखा कितना आसान है? तो हमने एटम की कहानी को फिलॉसफी से लेकर फॉर्मूला लिखने तक समझा। डाल्टन की थ्योरी एक क्रांति थी, नो डाउट, लेकिन उनका एक बड़ा दावा था कि एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। तो सोचिए, जब नए सबूत आते हैं और साइंस के किसी मूल विचार को गलत साबित कर देते हैं, तब क्या होता है? यही तो साइंस की खूबसूरती है, ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए।